हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लाइमेटोलॉजी का इम्पॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं, एटमॉस्फेयर एंड उसके कंपोजिशन के बारे में। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम पृथ्वी पर आराम से सांस ले पा रहे हैं, आराम से घूम पा रहे हैं, अपना सारा काम कर पा रहे हैं, वो भी बिना किसी स्पेस सूट के। लेकिन अगर आपको चांद पर भेज दिया जाए तो क्या होगा? वहाँ तो ना हवा है, और अगर बिना किसी स्पेस सूट के आपको भेज दिया जाए तो पल भर में ही दम घुटकर या फिर सूरज की खतरनाक किरणें आपकी जान ले लेंगी। तो फिर हमारी पृथ्वी पर ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा क्या है हमारी पृथ्वी के पास जो हमें इन सब चीज़ों से बचा कर रखे हुए है? वही तो है हमारा एटमॉस्फेयर, जिसे हम वायुमंडल बोलते हैं। आइए इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं। तो एटमॉस्फेयर इज़ अ थिक गैसियस एनवलप, मतलब कि एटमॉस्फेयर एक थिक गैसियस लेयर होता है, एनवलप होता है, जो कि अर्थ के चारों ओर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अटैच होता है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बायोस्फीयर में जीवन जीने के लिए जो भी नेसेसरी गैसेस होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस, वो हमें प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ ये हमें सूरज की खतरनाक किरणों जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, सोलर रेडिएशन, इन सब से हमें प्रोटेक्ट करती है एंड अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, जिसकी वजह से अर्थ ना तो ज़्यादा गर्म होती है, ना ही उसका टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होता है। इसका हाइट की बात करें तो ये 16 to 29,000 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल से माना जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उसका डेंसिटी डिक्रीज़ होने लगता है। इसके साथ साथ ये हमारी डेली टू लाइफ में जो भी वेदर फिनोमेना होते हैं, हमारे क्लाइमेट में चेंजेस होता है, ये सभी एटमॉस्फेयर की वजह से ही होता है। सो दैट्स वाई वी हैव इफेक्टिव नॉलेज अबाउट द एटमॉस्फेयर। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर का ओरिजिन कैसे हुआ है एंड इसका एवोल्यूशन की भी बात करते हैं। तो इसके लिए 2 हाइपोथेसिस दी गई हैं। सबसे पहला है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, जो कि टी.सी. चैम्बरलिन एंड एच.आर. माउल्टर ने 1905 में दिया था। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस टाइम पे अर्थ के पास कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट में नहीं था। जैसे जैसे अर्थ ग्रो हो रही थी, उसका रोटेशन इंक्रीज़ हो रहा था, उसकी वजह से उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा था एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज़ होने की वजह से वो आसपास के एटमॉस्फेरिक मटेरियल को कैप्चर करने लगी थी। इन एटमॉस्फेरिक मटेरियल का सोर्स 2 टाइप का था, एक है एक्सटर्नल सोर्सेज, दूसरा इंटरनल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्स में ये था कि ग्रेविटी की वजह से वो आसपास के फ्री मॉलिक्यूल्स जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस एंड अदर मॉलिक्यूल्स को कैप्चर कर रही थी। इंटरनल सोर्स में अर्थ का जो न्यूक्लियस है वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर था, जिसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे, वहाँ से गैसेस केम आउट होती थी जैसे कि CO2, वाटर वेपर, नाइट्रोजन गैस, एंड ये सब मिल के एटमॉस्फेयर का पार्ट बने। बट ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं हुई, क्योंकि साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये पता चला था कि स्टार्टिंग में अर्थ के पास ऑक्सीजन नहीं था। सो ये हाइपोथेसिस ऑक्सीजन के फॉर्मेशन, जिसका परसेंटेज 20.9%, ये फॉर्मेशन कहाँ से आया, कैसे आया, इसका जानकारी ये हाइपोथेसिस नहीं दे पाई थी, जिसकी वजह से ये हाइपोथेसिस नॉन एक्सेप्टेबल थी। दूसरा है थ्योरी ऑफ हॉट ऑरिजिन ऑफ अर्थ। स्टार्टिंग में जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तब अर्थ एक हॉट गैसियस मास था, जिसमें गैसेस इतनी हॉट थी कि वो लाइट होकर स्पेस में स्केप कर जाती थी। बट जैसे जैसे अर्थ में कूलिंग स्टार्ट हुई, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ, तो अपर का लेयर सबसे पहले ठंडा हुआ, जिसको क्रस्ट का नाम दिया गया। बट जो भी गैसेस निकलती थी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सभी गैसेस मिलकर अर्थ का इनकम्प्लीट एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन करती है। मतलब उस टाइम पे अर्थ का एटमॉस्फेयर इनकम्प्लीट था, कंप्लीटेड नहीं था जैसे आज के टाइम पे है। वाटर वेपर लाइट था तो वो ऊपर जाता था, ऊपर जाने पे उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगता, जिसकी वजह से उसमें कूलिंग होती, कूलिंग की वजह से उसमें कंडेंसेशन होता, कंडेंसेशन से क्लाउड फॉर्मेशन होते, क्लाउड फॉर्मेशन से बारिश होती, प्रिसिपिटेशन होता। बट अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि वो रेन वाटर अर्थ तक पहुँच ही नहीं पाता था, वो अर्थ तक पहुँचने से पहले ही इवापोरेट हो जाता था। इसी तरह से इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन का साइकिल चलने लगा। आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स जब ये साइकिल चल रहा था तो एक टाइम ऐसा आया कि वो रेन वाटर अर्थ तक पहुंचने लगा, मतलब अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगा। अर्थ पे जो भी गड्ढे थे वो सब उस रेन वाटर से फिल होने लगे थे, जिसकी वजह से ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ। ओशियंस में कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक वाटर लिविंग बैक्टीरिया का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। मतलब उनको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते थे सर्वाइवल के लिए एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। आइए बात करते हैं एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, कि वो 20.9 फिक्स जो कि वॉल्यूम है उसका परसेंटेज, वो कैसे एग्जिस्ट करता है। सो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 2 प्रोसेस से बनती है। सबसे पहला है फोटोकेमिकल डिसलोकेशन, मतलब कि जब सन की सोलर रेडिएशन
हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो जो हमारे वाटर वेपर के पार्टिकल्स जो कि एटमॉस्फेयर की अपर लेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सोलर रेडिएशन उन वाटर वेपर के पार्टिकल्स को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक करती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस जो कि लाइट होती है वो स्पेस में स्केप कर जाती है, बट ऑक्सीजन हैवी होती है जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है। बट ये प्रोसेस ऑक्सीजन के 20.9% वॉल्यूम को कवर नहीं करती जैसा कि आज के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। दूसरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, जिसकी वजह से वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। बट साइंटिस्ट का आर्ग्यू ये था कि इस प्रोसेस में भी प्लांट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन के फॉर्मेशन से पहले प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आती थी? बिफोर दिस प्रोसेस कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते थे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते थे अपने सर्वाइवल के लिए एंड ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते थे जिसका यूज़ प्लांट्स करते थे। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, गैसेस, वाटर वेपर एंड एरोसोल्स। आप देख सकते हैं दीज आर द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसमें कि नाइट्रोजन 78.084 सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूम हो, उसके बाद ऑक्सीजन 20.946% वॉल्यूम होल्ड करता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर टोटल 99% वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर गैसेस होल्ड करते हैं। बाकी अदर गैसेस जो हैं वो 1% वॉल्यूम होल्ड करती हैं। आइए एक एक करके इन गैसेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहला नाइट्रोजन, जिसको रदरफोर्ड ने सन 1772 में डिस्कवर किया था। इसका प्रोपोर्शन 78.1% है। ये अदर गैसेस की जैसे एक्टिव नहीं है, मतलब कि ये फ्री मॉलिक्यूल्स के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करती है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये एमिनो एसिड्स बनाती है जिससे प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन ऑर्गेनिजम्स के लिए उनके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट इस गैस को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू प्लांट्स तक पहुंचती है, प्लांट्स के थ्रू हम तक पहुंचती है, तब जाके हम इस गैस का यूज़ कर पाते हैं फॉर एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाता है जिससे हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है ऑक्सीजन, जिसको जोसेफ प्रेस्ली ने डिस्कवर किया था। इसका प्रोपोर्शन 20.9% है। ये केमिकली बहुत एक्टिव गैस होती है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में फ्री मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेती है। ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करती है। ये ऑक्सीजन साइकिल में हेल्प करती है जिसकी वजह से एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन रेस्पिरेशन के थ्रू उसको कंज्यूम करते हैं, इंडस्ट्रियल कंबक्शन में यूज़ करते हैं, बर्निंग ऑफ वुड के लिए ये ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। बट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उसके कंपोजिशन में इम्बैलेंस आ रहा है जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ हो रहा है अर्थ पे। उसके बाद है ओजोन लेयर। इसको लाइफ सेविंग गैस भी कहा जाता है क्योंकि ये हमें सन से आने वाली खतरनाक किरणें अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है। इसका प्रोपोर्शन 0.00005% है। ये ट्राइएटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होता है जिसकी फेंटली ब्लू इरिटेटिंग गैस होती है, पंजेंट ओडर होता है। ये स्ट्रेटोस्फेयर में 10 to 50 किलोमीटर की हाइट पे पाया जाता है, बट इसका हाईएस्ट कंसंट्रेशन 12 to 35 किलोमीटर की हाइट पे पाया जाता है। बट आज के टाइम पे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है जिसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है जो कि हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस भी कही जाती है। इसका प्रोपोर्शन 0.03% है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करती है। इसके साथ साथ ये सन से आने वाली इनकमिंग शॉर्टवेव सोलर रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट होती है। आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए ओपेक होती है जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अर्थ ना तो ज़्यादा गर्म होती है ना तो ज़्यादा ठंडी रहती है। बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इसका प्रोपोर्शन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। करेंटली ये अप्रॉक्सीमेटली 0.043% तक इंक्रीज कर चुका है जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। उसके बाद है एरोसोल्स। एरोसोल्स हमारे एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेसिकली ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि डिफरेंट साइज़ के होते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं। इनमें डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, पोलेन, स्मोक एंड सूट, वॉल्केनिक एसिड्स एक्सेट्रा। एरोसोल्स सोलर रेडिएशन की सेलेक्टिव स्कैटरिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि आप सनसेट सनराइज़ के टाइम पे सन का रेड या ऑरेंज कलर देखते हैं एंड स्काई का कलर ब्लू देखते हैं, रेनबोज देखते हैं। ये सभी
एरोसोल्स की स्कैटरिंग की वजह से ही होता है। इनका कंसंट्रेशन मोस्टली लोअर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। एंड सॉल्ट पार्टिकल्स जो कि ओशन से इवापोरेट होकर ऊपर जाते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बन जाते हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो लाइट मटेरियल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये वाटर ड्रॉप्स क्लाउड फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, फॉग्स बनाते हैं एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन में हेल्प करते हैं। एंड इनकी वजह से वेदर कंडीशंस में भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद है वाटर वेपर। वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम 0 to 5% तक है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मतलब कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में उसका कंसंट्रेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। वहीं पोलर रीजन्स में टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर वेपर का कंसंट्रेशन कम देखने को मिलता है। ये वेरियस टाइप्स ऑफ वेदर फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लाउड्स, फॉग्स, ड्यू, रेनफॉल, हेल स्टॉर्म एक्सेट्रा बनाने में हेल्प करते हैं। सन से आने वाली इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन के लिए ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होती है, बट आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए लेस ट्रांसपेरेंट होती है, जिसकी वजह से ये भी अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, उसको वार्म रखने में हेल्प करती है। एंड इसको प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में भी हेल्प करती है, जो कि अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिससे अर्थ वार्म रहती है। थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।